प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सोलापुर, महाराष्ट्र से। और आप लोग देख रहे हैं ये कर्क लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में ही सूर्य राहु बैठे हैं, धन भाव के कारक, और इस कुंडली के भाग्येश होते हैं देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि और मंगल जातक के जीवन में संघर्ष और पराक्रमी, एक तरफ संघर्ष डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उसे मेहनती भी बना रहे हैं। जबकि चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम स्थान केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे है। यहाँ वो सामान्यतया ठीक ठाक बैठे हैं, सामान्यतया ठीक ठाक। जबकि अष्टम स्थान में कुंभ राशि पे शनि का प्रभाव, जिसके ऊपर मीन राशि में बैठे शनि देव का कुंभ राशि के जातकों के ऊपर 7.5 का प्रभाव है। नवम भाव खाली है। एक सिद्धांत के तहत नवम भाव का खाली होना भी अच्छा माना जाता है। दशम स्थान के अधिपति का तृतीय भाव में जाना व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। एकादशवें भाव के स्वामी का 12वें में जाना, 12वें भाव के अधिपति के साथ। यहाँ पे लग्न के अधिपति 12वें, यहाँ पे लग्न के अधिपति लग्न में। इस वजह से दाम्पत्य तो चलो फिर भी ठीक दिखाई दे रहा है, पर कारोबार थोड़ा मशक्कत वाला तो बन ही रहा है। अब जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। इनकी कुंडली का जो पंचांग है वो जन्म हुआ है जातक का श्रावण माह में। श्रावण माह में जन्मे लोग बड़े ही उत्कृष्ट सफलता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, और दरअसल उनमें ये उत्कंठा होती भी है कि वो चीज़ें प्राप्त करें। उसके बाद दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, इन सब का प्रभाव बढ़ा हुआ रहता है। वर्षा ऋतु में जन्मे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें प्रश्न के स्थिति में बनती हैं। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को लखपति, करोड़पति तो आराम से बना देते हैं। सामान्यतः ये धनदायक भी होते हैं। शतभिखा नक्षत्र, ओम वरुणाय नमः, वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। और नदी, नाला, तालाब, पोखरा आदि की स्थापना, बनाना या इनसे संबंधित क्षेत्रों में काम करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो कमल के पुष्प या कमल का जो घर में है वो पौधा आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। शोभन योग ये बहुत उत्तम है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण, ऐसी अवस्था में व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। वो ईर्ष्यालु भी होता है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी होती है। हाँ, यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ही शांत और शुद्ध होने के लिए थोड़ी कठिन मेहनत करने की आवश्यकता भी होती है। मैं सीधा आपका ध्यान दशमांसा कुंडली पे लेके आता हूँ, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रश्न दशमांसा चक्र से बने हैं। लग्न के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, लग्न के अधिपति बनते हैं चंद्रमा। सिद्धांत कहता है लग्न कुंडली के लग्नेश, लाभेश और धन भाव के स्वामी अगर दशमांसा कुंडली के लग्नेश बनते हो तो ये बहुत ही उत्तम बात होती है। लग्न के अधिपति का 12वें भाव में बैठना और जन्म कुंडली में लाभ और लग्न का स्वामी 12वें, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं कारोबार में, वो शुरुआत में आएंगी, पर व्यक्ति उसमें निश्चित रूप से सफल भी होता है। दशमांसा चक्र के लिए सूर्य जो होते हैं वो धन भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। ये व्यक्ति की प्रवृत्ति को धन के पीछे भागने वाला बनाएंगे और व्यक्ति धनवान होता भी है। जबकि धन भाव के ऊपर बुध की दृष्टि जा रही है जो 12वें भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में धन तो कमाएगा, पर उसके पैरेलली ऋण का लगा रहना भी रहेगा। ऋण के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार, या सॉफ्ट नेचर के कारण, बहुत ज़्यादा तिकड़मी नहीं होने के कारण, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं जानता है, इसके कारण, या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के कारण अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोग, रिश्तेदार आदि के जिम्मेदारियों से बंधा होने के कारण व्यक्ति ऋण में जाता है, और वो ऋण उसे कई बार उसके लिए जीवन में एक कुचक्र का काम करने लगता है। उसके कारण उसके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होता है। जबकि चतुर्थ स्थान में जो मंगल बैठे हैं वो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। केंद्र त्रिकोण का योग बनाए हैं। दशमांसा कुंडली के कारक ग्रह होते हैं मंगल और गुरु। ये दोनों ही जन्म कुंडली में केंद्र में बैठ करके जातक को संघर्ष के साथ सफलता की सीढ़ी प्राप्त करा रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात कही दशमांसा चक्र में यहाँ जो मंगल और यहाँ जो गुरु बैठे हैं, यहाँ सूर्य तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं,
क्योंकि इनके ठीक पीछे दो शुभग्रह बैठ करके इनका बल या धन भाव का बल बढ़ा रहे हैं। और यहाँ जो शुक्र बैठे हैं मिथुन राशि के हैं, यहाँ तुला के आ रहे हैं। इस वजह से इस कुंडली के लिए सुख और लाभ के अधिपति जातक के जीवन को लाभान्वित करने वाले होंगे। यहाँ मंगल तुला राशि के बैठे हैं, ये व्यक्ति को सुख उसके व्यापार से ही मिलेगा। और 12वें भाव में शुक्र और चंद्रमा उसको निश्चित रूप से अपने जीवन काल में ऋण से मुक्त भी करने में सहायक होंगे। यहाँ नीच के गुरु का वस्तुतः मंगल के कारण नीच भंग हो रहा है। सूर्य लग्न में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत धन की चिंता तो सदैव देते हैं, पर यहाँ भी लग्न में है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने कारोबार को लेकर के यहाँ जो मंगल बैठे हैं और यहाँ जो सूर्य बैठे हैं, इन ग्रहों के कारण जातक अपने जीवन में थोड़ी बहुत धन की चिंता में सदैव रहेगा, परंतु ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो या उसको धन की आवश्यकता हो और उसका काम ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। नवमांश चक्र में शनि और चंद्रमा का शुक्र का बैठना और साथ ही साथ यहाँ गुरु 12वें भाव से बैठ करके चंद्रमा को देख रहे हैं जो दशम भाव के स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र के स्वामी के ऊपर पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध बन गया। यहाँ कर्म भाव के स्वामी का संबंध पराक्रम से बन गया। यहाँ कर्म भाव के स्वामी का संबंध मंगल का जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान से बन रहा है और तृतीय भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं। तो दशमांसा कुंडली में चक्र में तृतीय भाव के स्वामी का अष्टम में बैठना नीचा विलासी, गुरु नीच के, पंचम भाव में राहु, तो इस कारण से करियर में कभी कभी मतभेद दिखाई दे रहा है या जिस तरीके का परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत है, पर वस्तुतः ग्रह आपके अनुकूल हैं। हाँ, यहाँ जो चतुर्थ स्थान के मंगल बैठे हैं वो आपके मन को आंदोलित कर रहे हैं और आपके जो सुरक्षित भाव बनने चाहिए दिमाग में वो असुरक्षित कर रहे हैं। वस्तुतः इस कुंडली में अभी बुध की ही दशा चल रही है जो 12वें भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में बैठ रहे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर के। इस कुंडली के केंद्र में चर प्रकृति की राशियां बनी हैं, यहाँ भी चर प्रकृति की राशि बनी है, यहाँ भी चर प्रकृति की राशि बनी है। इस वजह से जातक के जीवन में संघर्ष के साथ साथ सफलता भी है और मैं ये बात पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। कर्क लग्न की कुंडली के लिए 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए 12वें के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पे भी वो 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ होगा कि ग्रह आपको अपनी दशा काल में ये कहना चाह रहा है कि अपने कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है। और ऐसा करने के बाद इस ग्रह का जो मध्यम चरण होगा और अंतिम चरण होगा वो आपके जीवन में धन लाभ या आपके पराक्रम का संपूर्ण परिणाम देने वाला होगा। बुध की दशा लग्न कुंडली के आधार पर ये बुध आपको अपनी दशा काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान से सुख, संतान से प्रेम और मेहनत करने की आवश्यकता ये देते दिखाई दे रहे हैं। बुध 24 अंश के बैठे हैं 12वें भाव में, पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु जन्म कुंडली में सिंह राशि में अकेले बैठे हैं। भाव का स्वामी लग्न में बैठा, तो किसी भी भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ रहा है और अगर वो धन भाव का स्वामी है, दशम का स्वामी है, लाभ का स्वामी है या भाग्य का स्वामी है, तो कम से कम वो जातक को धनवान और सुखी तो बना ही रहा है। इतना ही नहीं, उसका जो ध्यान है वो भी धन के पीछे है। चंद्रमा जो बैठे हैं जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, जा करके जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पूर्व काल से ही किसी भी तरीके से किसी भी लक्ष्य के अप्राप्त होने पे कष्ट का भोग भोगता है या उसे कष्ट महसूस होता है और अपने जीवन को वो इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहता है। वो किसी भी परिस्थिति को अपने से विरुद्ध नहीं जाने देना चाहता है और यही विरुद्ध नहीं जाने देने की स्थिति जो होती है वो उसको मेहनती बनाती है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के चंद्रमा जब अष्टम भाव में हो और किसी भी पापक ग्रह के प्रभाव में नहीं है, इस वजह से हमारे पास सकारात्मक प्रभाव ग्रहों के हैं, हमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से 6वें 8वें बैठे हैं तो ये और भी अच्छी बात ही हो जाती है कुछ कुछ मामलों के लिए, जैसे निर्णय लेने में, बुद्धिमत्ता में, चरित्र में, ज्ञान में, बाजार को समझने में। हाँ, गड़बड़ी कब होती है, जब जन्म कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठे होते हैं और सुख भाव के स्वामी हैं 12वें भाव में बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति को जल्दबाजीपन में निर्णय देते हुए भी देखा जाता है। इस कुंडली में
पीछे जो शनि की दशा चली थी उसने मेहनत खूब करवाई थी, हालांकि उसने परिणाम बड़े कम दिए, पर फिर भी ये इसने आपके जीवन में शनि और मंगल के तृतीय भाव में बैठ करके नवम भाव को देखने के कारण कहीं ना कहीं वो भाग्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करते हैं। सिद्धांत कहता है नवम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना भाग्य की चिंताएं भी देता है। अब एक एक ग्रहों को समझते हैं। सबसे पहले सूर्य यहाँ कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ वो लाभ भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हैं। यहाँ धन भाव से सूर्य का संबंध था, यहाँ भी जन्म कुंडली के धन भाव से कहीं ना कहीं जो सूर्य का संबंध है वो लाभ से बन रहा है, लाभेश होकर के धन भाव में। सूर्य का अंतर इस कुंडली में या जब कभी भी स्थिति में बना करके देखें तो यहाँ भी सूर्य लग्न में, यहाँ भी सूर्य का प्रभाव जो है नौमांसा चक्र के आधार पर लग्न में ही बन रहा, क्या बोलते हैं कि धन भाव में बन रहा है। यहाँ भी सूर्य लग्न में ही बैठ रहे हैं, इस वजह से सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए धनदायक होगी। इतना ही नहीं, इस कुंडली के आधार पर जो चंद्रमा का प्रभाव है वो चंद्रमा देखिए तो कहाँ बैठे हैं, कुंभ राशि में, यहाँ बैठे हैं मकर राशि में। मतलब चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की चिंता सताएगी। मंगलदेव यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ मंगलदेव कहाँ बैठे हैं, जा करके मिथुन राशि में। इसका अर्थ होगा कि मंगल की दशा में व्यक्ति संपत्ति जोड़ेगा। बुध का प्रभाव मिथुन राशि का, यहाँ वो जन्म कुंडली में बुध बैठ रहे हैं वृष राशि में। बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठा है उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन में वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के साथ साथ थोड़ा बहुत ऋण का समापन भी अपने जीवन में या अपनी दशा काल में करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं और यहाँ वो कन्या राशि की तरफ जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा काल में धन लाभ कराएंगे। अंतरदशा में भी बात कर रहा हूँ। शुक्रदेव जन्म कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हैं, यहाँ वो तुला के जा रहे हैं। शुक्रदेव अपनी दशा काल में संतान, दाम्पत्य, विवाह, प्रेम, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सरकार से संबंधित और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ करके काम करने वाले बनेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं कन्या राशि में, यहाँ बैठ रहे हैं वो जन्म कुंडली में मकर राशि में। इसका अर्थ होगा कि शनिदेव भी अपनी दशा काल में धन लाभ कराने वाले बन रहे हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर इस कुंडली का व्यक्तित्व, उसके बाद आपको अपने वाणी और अपने धन को बचाने की कोशिश करनी है। व्यय पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इमोशनल होकर के व्यय ना करें। मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि कई बार आप गलत जगह पे भी मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। इस कुंडली की संपत्ति बहुत अच्छी है और इकट्ठा करना भी इस कुंडली में बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इस कुंडली का यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। बजरंगबली की पूजा करनी होगी। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस आदि का पाठ। इस कुंडली में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इस वजह से स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं से आपको मुक्त रहना है। उसके बाद इस कुंडली का व्यापार और नौकरी, व्यापार 100% बहुत अच्छा है, उसमें जरा भी संदेह नहीं है। हमें अपने मन में बहुत सारे प्रश्न नहीं खड़े करने हैं, चुपचाप शांति से भगवान की दया है ऐसा सोच करके हमें सारे काम करने हैं। इसके साथ साथ ये कुंडली सामाजिक छवि को साफ करने, सामाजिक क्षेत्रों से जोड़ करके काम करने, नदी, तालाब, पोखरा आदि आदि क्षेत्रों से जोड़ करके मंदिर निर्माण, गरीबों की सहायता के लिए, मददगार की आवश्यकता के लिए जो कुछ भी करना चाहती है बिल्कुल कर सकती है। इसके साथ ये कुंडली अपने जीवन में संपूर्णतया सभी सुखों को प्राप्त करेगी और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी करेगी। शुभ अंक के आधार पर इस कुंडली का 5 अंक बहुत अच्छा रहेगा और 7 अंक बहुत अच्छे रहेंगे। नक्षत्र के आधार पर पुष्य, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और इसके साथ पुनर्वसु और मृगशिरा किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप में आपके जीवन में काम करना सामान्यतया थोड़े बहुत कष्ट के साथ सुख देने वाला होगा। पत्नी के नाम पे इस कुंडली में व्यापार, बच्चों के नाम पे इस कुंडली में व्यापार निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। ये कुंडली अपने पराक्रम के बल पे संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने वाली होगी। वृश्चिक और मीन राशि के जातकों से लाभ होगा, जबकि नुकसान हो सकता है कन्या, तुला और मिथुन के लोगों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर जिस स्थिति में आप जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में आप अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ जा सकते हैं धन कमाने। ये कुंडली भाग्य भाव पे जो राहु, शनि, मंगल का प्रभाव है, इस स्थिति में कई बार पितृ संपत्ति या पैतृक संपत्ति या पितृदोष जैसी चीज़ों का निर्माण भी कर रही है। हमें अपने पितरों के निमित्त अमावस्या को दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ ये कुंडली लाभ भाव में शनि को और केतु को लेकर के बैठी है। थोड़े देर से ही सही, पर शनि और बुध के बाद जो केतु का प्रभाव आएगा वो आपके जीवन में लाभ जोड़ने वाला ही होगा।
रत्न के आधार पर इस कुंडली के हिसाब से सूर्य का रत्न माणिक इस कुंडली के लिए सर्वोत्तम रहेगा। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली में सर्वोत्तम रहेगा। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए 4 बार। इससे धन की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती है और व्यक्ति कभी भी आगे आने वाले जीवन में भी दरिद्र नहीं देखता है। दिन इस कुंडली के लिए शुक्रवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। एक बात और बता दूं, महादशा अंतरदशा में शनि, गुरु, बुध और सूर्य ये चारों ग्रह आपको मानसिक शांति देंगे, जबकि शुक्र, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा मानसिक अस्थिरता या मेहनत करने की स्थिति बनाएंगे। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 100% है। संतान वगैरह से संबंध आपकी कुंडली में अच्छे रहेंगे। संतति थोड़ी बहुत दूर रहे तो ज़्यादा बढ़िया। वैसे उनके भाग्य से आपके भाग्य को बल मिल रहा है। इस कुंडली के लिए पूजा पाठ, धर्मशास्त्र और इन सभी विषयों में ज्ञान और तर्क की स्थिति बन रही है। हमें सावधान होना होगा, जल की अधिकता ना हो, कफ जनित बीमारियां ना हो। उसके बाद इस कुंडली में कोई ऐसी लंबी बीमारी का खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है और कोई ऐसा ग्रह बन भी नहीं रहा है जो आपको परेशान करे। पर जब कभी भी राहु और केतु का अंतर आए तो थोड़ा बहुत सावधान अपने स्वास्थ्य का और अपने भुजाओं में दर्द या मांसपेशियों के खिंचाव का ध्यान रखना होगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। इतना मैंने बताया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल 100% का परिणाम करेंगे। बुधदेव आपकी कुंडली में 50% से भी कम 25% तक का परिणाम कर रहे हैं। देव, गुरु, बृहस्पति 100% अपनी दशा काल में शुभ परिणाम देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 25%, जबकि शनि 25% से कम, हालांकि ठीक है कि वो मारक हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। जबकि राहु और केतु आपकी कुंडली में अपनी दशा काल में मानसिक कमजोरी कई बार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव में बैठे हैं गुरु, इस वजह से वो मारक होंगे। उनकी दशा काल में जब कभी भी चंद्रमा का या केतु का या राहु का अंतर आए तो हमें मारक दोष लगेगा। इसके साथ साथ 12वें भाव में शुक्र, बुध बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं। इस कारण से जब कभी भी शनि में शुक्र, शनि में चंद्रमा, शनि में बुध या शनि में बुध, बुध में चंद्रमा या बुध में शनि, शनि में चंद्रमा, इन तीनों चारों ग्रहों का जब कभी भी एक साथ चक्कर चलेगा तो स्वास्थ्य में या मन में, बुद्धि में परेशानी दिखाई देगी। इतना मैंने बताया है। इस कुंडली में नक्षत्रों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सूर्य का पुष्य नक्षत्र में बैठना आपको गतिमान रहने वाला, सकारात्मक विचारों वाला बनाता है। चंद्रमा आपको कंफ्यूज करने वाला बना रहे हैं शतभिखा में बैठ करके। मंगल आपकी कुंडली में आपको इमोशनल और भविष्य को देखने वाला बना रहे हैं। बुधदेव आपको कृतज्ञ और धार्मिक बना रहे हैं। देव, गुरु, बृहस्पति आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको बाजार का अनुभव और वाणी का सुख दे रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर आपको समझदार और ज्ञानी बना रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो थोड़ा बहुत कभी कभी स्वास्थ्य में परेशानी या आपकी निरंतरता और आपके कर्तव्य पालन में कमजोरी कर रहे हैं। राहु आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं 26 अंश के आश्लेषा नक्षत्र में, इस वजह से वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। फिलहाल जो हमें दशा चल रही है, यह दशा हमारे पक्ष के लिए ठीक है। हम इसमें मेहनत करेंगे और हमें उसका परिणाम भी मिलेगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि हमारा बुध हमारी कुंडली में हमें देने की स्थिति में है। क्लियर है? चतुर्थी का व्रत, अशोक का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, जल से संबंधित क्रियाकलाप और अगर बन पड़े तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, ये इतनी सारी चीज़ें। और एक बात और बता दूं तो ये कुंडली अभी बुध का रत्न नहीं, सूर्य का रत्न तो आराम से धारण कर सकती है। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। इस दशा काल में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, मान, सुख और सौख्य की वृद्धि होगी। थोड़ा बहुत व्यय स्वास्थ्य पे खर्चे और मानसिक व्यय होता रहेगा। इसमें निर्णय लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। हालांकि पार्टनरशिप में जाने से पहले बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। फसल का काम, उसके बाद दूध का काम, उसके बाद फैशन का काम, उसके बाद खाने पीने से संबंधित जितने भी काम आते हैं वो सारे काम आपकी कुंडली में बने हुए हैं। इसमें से आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो चंद्रमा शतभिखा के हैं, इस वजह से अनाज और रेडी लगाना, फल सब्जियों का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।